देखिए एफएमई में 7 स्टेप्स है। जो नया AIAG VDA FMEA आया है इसमें 7 स्टेप्स में इसको इंट्रोड्यूस किया गया है। फर्स्ट स्टेप जो है ये है प्लानिंग एंड प्रिपरेशन की। प्लानिंग एंड प्रिपरेशन मतलब जो आप FMEA प्लान कर रहे हैं उसको तैयार करने के लिए, उसकी तैयारी करने के लिए उसकी प्लानिंग कैसे आप करेंगे, उसको कैसे प्रिपेयर करेंगे, उसकी बात इस फर्स्ट स्टेप में बतलाई गई है। तो फर्स्ट स्टेप में प्लानिंग और प्रिपरेशन की बात है। FME को प्लान कैसे करना, उसकी तैयारी कैसे करना, उसकी बातें बताई गई हैं। किस तरह से क्रॉस फंक्शनल टीम बनानी है, किस तरह से आपको इसमें आपकी किस तरह की आपका प्लानिंग होनी चाहिए, उसके बारे में इसमें बताया गया है। जो 5T है वो कुछ हद तक इसमें इंप्लीमेंट होते हैं। आपका जो पास्ट एक्सपीरियंस है, जो आपने पहले कभी कोई अगर आपने FME किया है तो उसका जो फाउंडेशन है उसको आप यूज कैसे कर सकते हैं, वो सारी चीजें इसमें बतलाई गई है। इसमें उसके बारे में बतलाया गया है। ठीक, तो फर्स्ट स्टेप में प्लानिंग एंड प्रिपरेशन की बात कही गई है। सेकंड स्टेप में स्ट्रक्चर एनालिसिस की बात हुई है। सेकंड स्टेप जो है वो है स्ट्रक्चर एनालिसिस। इसमें स्ट्रक्चर बताया गया है। स्ट्रक्चर की बात कही गई है कि कैसा स्ट्रक्चर होगा। जब आप DFMEA कर रहे हैं तो उसकी जब सेकंड स्टेप में आप जाते हैं या PFMEA करते हैं और उसकी जब आप सेकंड स्टेप में जाते हैं तो उसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, उसका स्ट्रक्चर का एनालिसिस करने की बात कही गई है। तो देखिए जो सेकंड स्टेप है स्ट्रक्चर एनालिसिस की, है ना, जब इसमें आप DFMEA की बात कर रहे हैं या DFMEA में जब आप सेकंड स्टेप देखते हैं स्ट्रक्चर एनालिसिस, तो इसे 3 हिस्सों में तोड़ा गया है। पहला है नेक्स्ट हायर लेवल। नेक्स्ट हायर लेवल इसको नाम दिया गया है। ठीक, नेक्स्ट हायर लेवल। इसके बाद फोकस एलिमेंट, जिस पे आपको फोकस करना है वो एलिमेंट, और इसके ठीक राइट में आपको दिखता है नेक्स्ट लोअर लेवल। ठीक है, नेक्स्ट लोअर लेवल। इस तरह से इसको 3 हिस्सों में तोड़ा गया है। जब आप बात करते हैं PFMEA की तो वहां पर जो आपका मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम है उसे 3 हिस्सों में तोड़ा गया है। ठीक, एक फोकस एलिमेंट है जिसको प्रोसेस स्टेप नाम दिया गया है, प्रोसेस स्टेप। ठीक, और जब आप इसके इधर बात करते हैं तो इसे नाम दिया गया है प्रोसेस आइटम। ओके, और इधर जो है इसे तोड़ा गया है प्रोसेस वर्क एलिमेंट में, प्रोसेस वर्क एलिमेंट में। ठीक, इस तरह से इन्हें तोड़ा गया है। तो सेकंड स्टेप में बेसिकली स्ट्रक्चर दिया गया है, जिस स्ट्रक्चर का आपको फंक्शन पता करना होता है और फिर उस फंक्शन का फेलियर। तो थर्ड स्टेप में आप फंक्शन स्ट्रक्चर की तरफ जाते हैं। ये जो स्ट्रक्चर आपने स्ट्रक्चर एनालिसिस किया है इसका आपको फिर फंक्शन बताना है। जैसे मान लीजिए फोकस एलिमेंट आपका है ब्रेक सिस्टम। ठीक, ब्रेक सिस्टम फोकस एलिमेंट है और उसका नेक्स्ट लोअर लेवल क्या है, उसमें नीचे लेवल पे क्या चीजें थी जिनसे कि वो ब्रेक सिस्टम आपका बना, और फिर उसके बाद नेक्स्ट हायर लेवल मतलब उसके बाद वो कहां जा रहा है। तो हो सकता है कि वो जो है ब्रेक जो आपका है वो किसी गाड़ी में यूज होने वाला है, किसी व्हीकल में यूज होने वाला है। तो नेक्स्ट हायर लेवल पे व्हीकल आ गया, यहां पर ब्रेक सिस्टम आ गया और यहां पर ब्रेक पैड आ गया। तो ये 3 सिस्टम हो गए या 3 लेवल हो गए। ठीक, जिसमें कि आप स्ट्रक्चर एनालिसिस की बात करते हैं। और इसी तरह जब प्रोसेस की बात करते हैं तो प्रोसेस FMEA की जब बात होती है तो वहां पर स्ट्रक्चर एनालिसिस किस तरह बनता है, प्रोसेस वर्क एलिमेंट जो कि 4M पे बेस्ड है। 4M मतलब मेन, मशीन, मटेरियल, इन्वायरमेंट। ठीक, और यहां प्रोसेस स्टेप वो प्रोसेस जो कि प्रोसेस फ्लो डायग्राम से आपको पता चलती है या स्ट्रक्चर ट्री से आपको पता चलती है, वो प्रोसेस स्टेप यहां आएंगी। और उसके बाद जो प्रोसेस आइटम है या जो मेन प्रोसेस है या जो मेन प्रोडक्ट है वो यहां आ जाएगा। तो इस तरह से PFMEA में स्ट्रक्चर एनालिसिस और DFMEA में स्ट्रक्चर एनालिसिस इस तरह से बनेगा। इसको डिटेल में समझाने का, जैसा मैंने कहा, बहुत डिटेल है। मैं एक छोटे से वीडियो में उतना डिटेल बताया नहीं जा सकता, इसलिए ट्रेनिंग दी जाती है। ट्रेनिंग की बात अलग है, ट्रेनिंग में आप ज़्यादा चीज़ें क्लियर होती हैं। ट्रेनिंग अगर आपको चाहिए तो आप डेफिनेटली हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, उसकी बात फिर वहाँ टेलीफोन पर डिस्कस की जा सकती है। तो खैर, ये स्ट्रक्चर एनालिसिस में बेसिकली जो निकल कर आता है वो कुछ इस तरह से निकल कर आता है। और इसी में कहीं ना कहीं आपको फंक्शन पता करने होंगे, इनके फंक्शन आप पता करते हैं थर्ड स्टेप में। तो थर्ड स्टेप है फंक्शन एनालिसिस, थोड़ा हम उसको देखते हैं। अब देखिए थर्ड स्टेप है फंक्शन एनालिसिस। ये बेसिकली जो स्ट्रक्चर एनालिसिस में आपने पता किए स्ट्रक्चर्स, ठीक, जो आपने डिवाइड किया
उसका फंक्शन क्या है ये आपको बतलाता है। ठीक है, प्रोसेस में जब पीएफएमए करते हैं तो वहां पे फंक्शन एनालिसिस क्या करता है, जो प्रोसेस आइटम है, ठीक, उसका क्या फंक्शन है वो आपको बताता है। तो फंक्शन एनालिसिस बेसिकली क्या करता है कि जो आपकी प्रोसेस है या जो आपका प्रोडक्ट है उसका जो फंक्शन है वो क्या काम करेगा, ठीक है, या प्रोसेस क्या काम करेगी, ये आपको फंक्शन एनालिसिस बताता है। तो पीएफएमए में फंक्शन एनालिसिस आपको ये बताता है कि आपकी प्रोसेस क्या करेगी, है ना, और डीएफएमए में आपको जो फंक्शन एनालिसिस है वो ये बताता है कि आपका आइटम जो है वो क्या काम करेगा, आपका जो सिस्टम है या जो आपका फोकस एलिमेंट है वो क्या काम करेगा, उसका क्या काम है, वो फंक्शन एनालिसिस आपको ये चीज बताता है। ठीक, और जब इस फंक्शन में फेल्यूर आता है तो हम कहते हैं कि फेल्यूर हो गया, और ये चीज हम फोर्थ स्टेप जो कि फेल्यूर एनालिसिस है उसमें डिस्कस करते हैं, उसमें समझते हैं। तो देखिए फेल्यूर एनालिसिस इस स्टेप में क्या होता है कि जो फंक्शन है, ठीक, जो सिस्टम है या जो प्रोसेस है, जो आइटम है, जो स्टेप्स हैं, जो वर्क एलिमेंट है, जो सिस्टम सब सिस्टम्स हैं, उनका जो फंक्शन है उसमें क्या फेल्यूर आ सकता है, या उसमें जो फेल्यूर आता है ना, जो फेल्यूर उसमें आ सकता है या जो उसमें फेल्यूर आता है उसका एनालिसिस हम यहां करते हैं, क्योंकि फेल्यूर हमेशा फंक्शन में आएगा। ठीक, आपका हार्ट है, हार्ट का फंक्शन क्या होता है, हार्ट का फंक्शन होता है ब्लड को पंप करना, वो फंक्शन फेल हो सकता है, उस फंक्शन के फेल होने की वजह से जो पर्सन है उसको अटैक आ सकता है, तो ये फेल्यूर इफेक्ट हो गया, अटैक आना। लेकिन फेल्यूर मोड क्या हो गया, उस फंक्शन का फेल हो जाना, जो काम था पंपिंग करना, हार्ट का ब्लड को पंप करना, वो काम अगर उसने करना बंद कर दिया, वो चीज अगर फेल हो गई तो हम ये कहते हैं कि सिस्टम जो है या जो फंक्शन है वो फेल हो गया, और उसका रिजल्ट हमको क्या दिखता है, हार्ट अटैक के तौर पे। ठीक है, या उससे भी कुछ डेंजर हो सकता है, तो वो फेल्यूर इफेक्ट है। लेकिन फंक्शन का फेल हो जाना, यहां पर हम उस चीज का एनालिसिस करेंगे कि फंक्शन में किस तरह से फेल्यूर आता है या क्या फेल्यूर आ सकता है, उसका एनालिसिस इस फोर्थ स्टेप में किया जाता है। तो बेसिकली इस फेल्यूर एनालिसिस का जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि एक फेल्यूर चेन इसको बनाना होती है। यहां पे एक फेल्यूर चेन बनाई जाती है, और वो फेल्यूर चेन क्या होती है, फेल्यूर मोड, फेल्यूर कॉज और फेल्यूर इफेक्ट। ये फेल्यूर चेन है जो बनाई जाती है कि फेल्यूर मोड क्या है, फेल्यूर इफेक्ट क्या होगा और फेल्यूर कॉज क्या है। ठीक है, जैसे हमने कहा अटैक का आना, ठीक, फंक्शन का फेल हो जाना फेल्यूर मोड है। तो फेल्यूर मोड क्या हो गया आपका कि जो पंपिंग का सिस्टम था वो बंद हो गया, हार्ट ने पंपिंग करना बंद कर दिया, तो फेल्यूर मोड हो गया। उसका इफेक्ट क्या हुआ, हार्ट अटैक आना, उसका इफेक्ट हो गया। उसका कारण क्या था, फेल्यूर कॉज क्या था, तो ब्लॉकेज हो गई, ये इसका कारण था। तो ये चीजें, ये जो सिस्टम हमने देखा कि हार्ट में ब्लॉकेज हो जाना या जो आपकी नसें हैं उनमें ब्लॉकेज हो जाना, ये फेल्यूर कॉज था, जिसकी वजह से जो पंपिंग थी ब्लड की वो नहीं हो पाई, फेल्यूर मोड ये हुआ, मतलब फंक्शन फेल हो गया, और उसका इफेक्ट क्या पड़ा, अटैक आया या जो कुछ भी उससे सीवियर हो सकता है वो कुछ हो गया। ठीक, तो ये जो आप देख रहे हैं फेल्यूर कॉज, फेल्यूर मोड, फेल्यूर इफेक्ट, ये फेल्यूर चेन है। इस फेल्यूर चेन को बनाना ये मेन ऑब्जेक्टिव है इस फेल्यूर एनालिसिस का। याद रखिए फेल्यूर मोड यहां पर फोकस एलिमेंट है, आपको जिस पे फोकस करना है वो फोकस एलिमेंट फेल्यूर मोड है। ठीक, और यहां आपको पता करना है कि ये फेल्यूर कॉज क्यों हुआ, यहां पे आपको वाई पता करना है। और यहां पे आप क्या पता करेंगे कि जब ये हो गया तो इसकी वजह से क्या हुआ, व्हाट हैपन्स, इसकी वजह से क्या होगा, व्हाट हैपनिंग, है ना, इसकी वजह से क्या होता है। ठीक, वो आपको यहां पर लिखना है, मतलब ये फोकस एलिमेंट है, फेल्यूर मोड पे आपको फोकस करना है, मतलब फंक्शन ने जो फेल्यूर हो गया, फंक्शन में जो प्रॉब्लम आ गई, फंक्शन ने जो अपनी फेल्यूर दिखा दिया, वो फेल्यूर मोड हो गया, उस पर फोकस करना है, और वो क्यों हुआ वो आपको पता करना है, और उसका इफेक्ट क्या हो सकता है वो आपको यहां लिखना है, उसकी वजह से क्या होता है वो आपको फेल्यूर इफेक्ट में लिखना है। तो ये जब आप चीज तैयार करते हैं तो आपका फेल्यूर एनालिसिस तैयार होता है। फेल्यूर एनालिसिस आपको इस तरह से करना है, ये आपकी बेसिक चीज है जो इस फोर्थ स्टेप में बताई गई है। और भी बहुत सारी चीजें हैं जो कि डिटेल में है, काफी कुछ है, जैसा मैंने कहा बहुत बड़ा स्टैंडर्ड है,
इतनी जल्दी समझ पाना, क्लियर कर पाना थोड़ा मुश्किल है। बेसिक जो चीज़ है वो मैंने आपको बताने की कोशिश करी। फंक्शन देखिए, सबसे पहले स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर का फंक्शन, फंक्शन में फेल्यूर, और फेल्यूर की वजह से ये चीज़ आपको नजर आएगी, फेल्यूर चेन बन जाएगी। और इस फेल्यूर का अब आप क्या करेंगे, रिस्क असेसमेंट करेंगे। ये जो फेल्यूर हुआ, ये जो फेल्यूर इफेक्ट आपको नजर आया, इसका असेसमेंट करना है, इस फेल्यूर मॉड का असेसमेंट करना है, फेल्यूर कॉस्ट का असेसमेंट करना है। आपको देखना है कि ये इनमें कितनी रिस्क इन्वॉल्व है, इनका रिस्क असेसमेंट करना है। तो अगला जो स्टेप आएगा, फिफ्थ स्टेप, वो रिस्क एनालिसिस का स्टेप है, उसको रिस्क एनालिसिस कहते हैं। अब देखिए फिफ्थ स्टेप क्या है, रिस्क एनालिसिस। फेल्यूर मॉड, फेल्यूर इफेक्ट, फेल्यूर कॉस्ट पता चल गया। अब उसमें कितनी रिस्क इन्वॉल्व है आपको ये पता करना है। तो यहां पे रिस्क कैसे पता चलती है, कितनी सीवियर है वो इफेक्ट, ठीक, उसका अकरेंस कितना है, और उसमें डिटेक्शन कितना है। इसके बेसिस पर आपको रिस्क का एनालिसिस आप करते हैं कि रिस्क कितनी सीवियर है, या रिस्क का असेसमेंट आप करते हैं, रिस्क का इंपैक्ट कितना पड़ेगा, यह आपको पता चलता है SOD के जरिए। देखिए पहले क्या होता था, RPN निकाला जाता था, रिस्क प्रायोरिटी नंबर, जो S इंटू O इंटू D के जरिए निकाला जाता था। अब इस सिस्टम को चेंज कर दिया गया है, अब इसकी जगह आ गया है एक्शन प्रायोरिटी, ठीक, और ये SOD के जरिए आती है। मतलब जो S है, जो O है, जो D है, उनके जो नंबर्स है उनको एज इट इज लिख दिया जाता है, और वहां पर एक एक्शन प्रायोरिटी का चार्ट है, उसको देख के आपको पता चलता है कि इसमें एक्शन क्या लेना है, मतलब हाई प्रायोरिटी है या मीडियम प्रायोरिटी है या लोअर प्रायोरिटी है, ठीक। तो ये अगला स्टेप में आता है। लेकिन रिस्क एनालिसिस जब आप कर रहे हैं तो आपको SOD निकालना है, और एक्शन प्रायोरिटी की बात वहां पे कहीं ना कहीं आ जाती है। तो ये चीज इस स्टेप में बताई गई है। इस स्टेप में आप बेसिकली रिस्क का एनालिसिस करते हैं कि रिस्क कितनी है, उसका सीवियरिटी कितनी है, उसका अकरेंस कितना है, उसका डिटेक्शन कितना है। उसके बेसिस पर आपको ये सारी चीजें क्लियर होती हैं, ठीक। यहीं पर आप सीवियरिटी, अकरेंस और डिटेक्शन का टेबल यूज करते हैं, उसके हिसाब से जो 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 आपको नजर आ रहा है उसके हिसाब से नंबर्स आप लेते हैं और वहां पर उसे पुट करते हैं, और आपको बाद में एक्शन प्रायोरिटी नंबर पता चलता है, एक्शन प्रायोरिटी आपको पता चलती है। ये सारी चीजें रिस्क एनालिसिस फिफ्थ स्टेप में आपको बताई गई हैं। सिक्स्थ स्टेप है ऑप्टिमाइजेशन। इसमें आपको बेसिकली क्या करना है कि जो फिफ्थ स्टेप में आपने रिस्क का एनालिसिस किया, उस रिस्क का एनालिसिस करने के बाद जो आपको पता चला, तो आपको ये पता चलेगा कि रिस्क को रिड्यूस करना है, और रिस्क को रिड्यूस करने के लिए आपको क्या एक्शन लेना है ना। रिस्क को रिड्यूस करने के लिए आपको जो एक्शन लेना है वो आप इस सिक्स्थ स्टेप में बताते हैं। सिक्स्थ स्टेप में उस चीज को क्लियर किया जाता है। रिस्क को रिड्यूस करने के लिए क्या एक्शन लिया जाएगा या क्या एक्शन लेने की जरूरत है, वो आपको इस ऑप्टिमाइजेशन वाले इसमें आप लिखते हैं, मेंशन करते हैं कि क्या स्टेप आप लेंगे। आप प्रिवेंटिव मेजर लेने वाले हैं या आप डिटेक्टिव में मेजर लेने वाले हैं, डिटेक्शन मेजर लेने वाले हैं, प्रिवेंटिव कंट्रोल लगाएंगे या डिटेक्शन कंट्रोल लगाएंगे। क्योंकि देखिए जो भी आपको लास्ट रिस्क एनालिसिस में पता चला होगा वो ये पता चला होगा कि या तो प्रिवेंटिव कंट्रोल में कुछ कमी रही होगी या डिटेक्शन कंट्रोल में कुछ कमी रही होगी। इसी की वजह से आपके फेल्यूर हुए, आपका सिस्टम फेल हो गया और आपका जो SOD है वो बढ़ गया, और एक्शन प्रायोरिटी में आपको ये पता चला कि आपको हाई प्रायोरिटी है एक्शन लेने की, आपको हाई लेवल पर रिक्वायरमेंट है। तो अब आप यहाँ पे क्या करेंगे, एक्शन लेंगे। एक्शन कहाँ ले सकते हैं आप, या तो आप प्रिवेंटिव कंट्रोल पे एक्शन लेंगे या डिटेक्टिव कंट्रोल पे, डिटेक्शन कंट्रोल पे एक्शन लेंगे। ये सारी जो चीजें हैं ये ऑप्टिमाइजेशन वाले जो ब्लॉक है उसमें आप फिल करते हैं, उसमें आप बताते हैं जहां पर कि आपको एक पर्सन को रिस्पॉन्सिबिलिटी देना है, टाइम फ्रेम होगी कब तक आप उस चीज को कर लेंगे, फिर उसके बाद उसका आपको रिव्यू करना है, उसकी इफेक्टिवनेस देखना है। तो ये सारी चीजें ये ऑप्टिमाइजेशन का कॉलम है, इसकी बात सिक्स्थ स्टेप में कही गई। सेवंथ स्टेप रिजल्ट डिस्क्रिप्शन की बात करता है। जो भी आपका रिजल्ट आया है उसको आप मेंशन करें। देखिए इसका कोई फॉर्मेट नहीं है, इसको आप जिस तरह से रिजल्ट को किसी के साथ शेयर करना चाहते हैं आप शेयर करें, आप किसी को रिजल्ट बताना चाहते हैं वो तरीका आपका कुछ भी हो सकता है, इसके लिए कोई फॉर्मेट नहीं है। हाँ, लेकिन फर्स्ट से लेकर सिक्स्थ तक जो स्टेप्स है उनका एक फॉर्मेट है जो आपको अवेलेबल होता है, जो उसमें जो इनका AIAG का मैनुअल है उसमें दिया हुआ है, उसके अकॉर्डिंग आपको DFME के लिए बनाना है फॉर्मेट, PFME का अलग है, एक नया स्टेप इसमें MSR लॉन्च किया है उसके लिए एक अलग है। तो वो खैर, लेकिन रिजल्ट के लिए ऐसा कोई स्पेसिफिक फॉर्मेट नहीं दिया गया है। रिजल्ट को आप जिस तरह से चाहे आप मेंशन कर सकते हैं, आप किसी को बताना चाहे, शो करना चाहे, आप डिस्क्राइब कर सकते हैं। तो इस तरह से 7 स्टेप्स हैं जो इस नए AIAG VDA FMEA वर्जन 1 में आपको दिए गए हैं। इसके हिसाब से आपको काम करना है। काफ़ी डिटेल में ये FMEA है, बहुत कुछ इसमें है। हमने बहुत शॉर्ट में इसको
आपको समझाने की कोशिश करी है। ज़्यादा डिटेल में अगर आप जानना चाहते हैं तो उसका आप ट्रेनिंग ले सकते हैं। ट्रेनिंग के लिए हमारे नंबर पे आप हमसे कांटेक्ट करें, हमसे संपर्क करें, हम आपको इसकी बेहतर से बेहतर ट्रेनिंग देंगे, इसकी हम कोशिश करेंगे। उसमें पूरा आपको एक मैनुअल दिया जाएगा, सारे जो भी उसके लिए जो ट्रेनिंग मटेरियल है वो सब प्रोवाइड किया जाएगा, और बीच बीच में उसमें टेस्ट होना और चीज़ें चेक करना, ये सारी चीज़ें एक्टिविटी होती रहती है। तो आपको बीच बीच में सारी चीज़ें क्लियर भी होती जाएंगी। फेस टू फेस आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, आपके ज़्यादा से ज़्यादा डाउट भी क्लियर हो सकते हैं। तो कॉन्टैक्ट करिए अगर आप ट्रेनिंग लेना चाहते हैं। तो आज का हमारा वीडियो यहीं तक है। होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगले वीडियो में आपसे दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।